वेलकम ऑल। आज का टॉपिक है एनिमल बिहेवियर। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एनिमल बिहेवियर? एनिमल बिहेवियर इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी is a set of activity that turn an animal to its external environment in some specific way, so to maintain homeostasis and to fulfill the need for survival and reproduction. तो एनिमल बिहेवियर क्या होता है? वो हमें दिखता है, विजिबल होता है, एक सेट ऑफ एक्टिविटी होता है। और वो कोई जो बिहेवियर होता है वो क्यों होता है? तो एक तो होता है कि इंटरनल कोई होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए होता है। मान लिया जाए कि एक एनिमल है और ठंड है, तो उसका एक बिहेवियर क्या होगा कि जहां भी वार्म है, जहां लाइट है, जहां सनलाइट है, वहां पर वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये बिहेवियर क्यों शो हुआ? ये बिहेवियर शो इसलिए हुआ कि उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, एक मेंटेन रहे। तो जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है तो वो होम्योस्टेसिस है। दूसरा है कि सरवाइव करना है, सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करना है अपने नेक्स्ट जनरेशन को, पॉपुलेशन को बचाने के लिए। ये सारी चीजें जो हो रही है उसके लिए एक सर्टेन बिहेवियर होता है। बहुत टाइप के बिहेवियर होते हैं, फूडिंग का बिहेवियर, केयरिंग का बिहेवियर, उसी तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक सेट ऑफ एक्टिविटी है जो होम्योस्टेसिस में मदद करता है, जो सर्वाइवल में मदद करता है, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है। और ये कहाँ से इंटरेक्ट करेगा? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर शो होता है कि जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह का सराउंडिंग होगा, जिस तरह का चैलेंज होगा, जिस तरह का स्टिमुलस होगा, जिस तरह का रेस्पॉन्स होगा, उस हिसाब से उसका एक सेट ऑफ एक्टिविटी मेंटेन होता है और उस तरह से वो उसी को ओवरऑल को हम कहते हैं बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। अब हम देख सकते हैं कि पहली बात है कि मोस्टली बिहेवियर क्या होता है, विजिबल होता है। ज्यादातर भी जो बिहेवियर है हम देखते हैं कि हाँ इस तरह का बिहेवियर है, फिजिकली उसकी एक्टिविटी को हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स। इन्वायरमेंट है, उसका कुछ कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक रिस्पॉन्स हो किया और जो रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर भी होते हैं जो विजिबल नहीं होता है, वो इंटरनल रिस्पॉन्स होता है, इनसाइड होता है, एडेप्टिव होता है, हमें पता नहीं चलेगा, हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो बिहेवियर शो होता है। मान लीजिए कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ या कहीं पर, तो हमारे ब्लड फिजियोलॉजी में इंटरनली बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो वो उस टाइप का एडेप्टेशन, कुछ एडेप्टेशन क्विक भी हो सकता है। तो इस तरह के कुछ खास इंटरनल रिस्पॉन्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं होता है, और ज्यादातर ये होम्योस्टेसिस में ही मदद करता है। तो यदि जो भी ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स होता है नॉर्मली सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को एनहांस करता है, उसके चांस को सिक्योर करता है, बढ़ाता है। और जो इंटरनल रिस्पॉन्स होता है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में ज्यादा मदद करता है। तो इस तरह से हम आगे इसका एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। अब यदि हम देखें कि किस तरह से हम किस किस टाइप के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। अभी कुछ बिहेवियर की हम चर्चा किए थे, जैसे कि फूड सर्च करना। हर एनिमल का ये प्राइमरी एक बिहेवियर होता है कि वो फूड को सर्च करता है। मान लीजिए कि कोई एनिमल रात को या कोई शाम को, जिस समय उसके लिए फूड अवेलेबल होगा, उस तरह से, या जिस लोकेशन पे होगा, जिस पोजीशन पे होगा, जिस पर्टिकुलर हो सकता है प्लांट हो या पर्टिकुलर टाइप का प्रे और प्रेडेटर का कॉम्बिनेशन हो, तो इस तरह से वो फूड को पहले तो सर्च करेगा कि कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। देखते हो हनी बी का एक स्पेशल होता है कि जहाँ हर फूल से जाकर वो नेक्टर को निकालता है, फिर वो घोंसले में आता है। तो इस तरह से बहुत ही कंप्लीट एंड कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ये सर्चिंग फूड। इसके बाद हम देखते हैं शेल्टर, रहने के लिए। चिड़िया देख सकते हैं कि घोंसला बनाता है। तो इस तरह से शेल्टर के लिए उस सर्च करेगा, उसके लिए वो उसको प्रॉपर ढंग से अपना शेल्टर बनाएगा। तो सीकिंग शेल्टर एंड मेंटेनिंग द शेल्टर, सो दिस इज द दिस टाइप ऑफ बिहेवियर वी कैन सी। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ मैट। तो सेक्सुअल बिहेवियर है ये सेक्सुअल बिहेवियर में आता है कि एक अपने लिए एक
सुटेबल मेट का सर्च करता है कि जिसकी वजह से फर्दर जो जनरेशन हो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा सर्वाइवल एफिशिएंसी हो उसमें। तो इस तरह से सिलेक्शन ऑफ मेट भी होता है। उसके बाद केयरिंग फॉर यंग, जिसको पेरेंटल केयर बोलते हैं। जब यंग वन ऑफ स्प्रिंग जब बर्थ होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके उसको केयर करना होता है पहले। बहुत सारे एनिमल एक स्पेसिफिक टाइप का केयर दिखाता है, खासकर तुम बर्ड्स में देख सकते हो, एम्फीबियंस में देख सकते हो, ह्यूमन बीइंग में है ही। ज्यादातर एनिमल में तुम्हें पेरेंटल केयर्स दिखेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, ऑब्वियस सी बात है कि वो यदि उसका कोई शेल्टर है और वो हमेशा अपने अपने आप को और अपने कम्युनिटी को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसमें बहुत सारे उसके हायरार्की भी बने होते हैं। कोई उसमें मेन ये होता है, लीडर होता है, कोई ये रहता है जिस तरह से प्रहरी गार्ड जिस तरह से काम करता है, वो बिल्कुल चारों तरफ चारों एरिया में घूमेगा, अलर्ट रहेगा। तो हर एनिमल का एक अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, अलग अलग टाइप का होता है, जो कि खतरे से अपने आप को भी बचाता है और अपने कम्युनिटी को, अपने ग्रुप को भी बचाता है। सोशल बिहेवियर, जैसे ये हम देख सकते हैं ज्यादातर हनी बी में, इस तरह से टर्माइट और इस तरह के कुछ इंसेक्ट्स में ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, जिसमें कि वर्क ऑफ डिवीजन होता है। सोशल बिहेवियर का एक बेसिक जो थीम है कि उसमें पहली बात है कि डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे और उसमें सभी का वर्क क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हनी बी के केस में देखते हैं तो ड्रोन है, उसका अलग फंक्शन है, वर्कर है उसका अलग फंक्शन है, क्वीन है उसका अलग फंक्शन है। तो इसी तरह जैसे हमारे समाज में क्या होता है, एक सोशल है, हम एक सोशल प्राणी है। तो हमारा क्या होता है, सबका रोल बटा होता है कि कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, सब। लेकिन हमारे साथ सोशल बिहेवियर ज्यादा एडवांस है, क्योंकि हम इंटेलिजेंट है, हम हमारे पास थिंकिंग पावर है। बट एनिमल्स में भी सोशल बिहेवियर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटेलिजेंट लेवल का देखा जाता है, जो कि इवन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे वो कर लेता है। हमें हमारे पास सोचने की क्षमता है और इंटेलिजेंसी है, तो उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि चलो हम तो कर लेते हैं। लेकिन एनिमल्स में बिल्कुल, जिसको कोई सिखाया पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक बहुत ही परफेक्ट सोशल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देख सकते हैं किस टाइप के सिस्टम्स, ये जो पूरा एनिमल बिहेवियर है। पहली बात है कि एनिमल बिहेवियर के बिहाइंड में सारा चीज कहाँ पर हो रहा है, एनिमल के बॉडी के साथ ही हो रहा है। तो बॉडी के मूवमेंट या उसकी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो सारे चीजों के पीछे क्या है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। तो किस किस ऑर्गन सिस्टम का ज्यादा मदद होता है, जो कि बिहेवियर को डिफाइन करता है और उसको मैनिफेस्टेशन यानी उसके एक्सप्रेशन में मदद देता है। तो उसमें चार बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम। एक तो पहला है नर्वस सिस्टम, यानी कोई भी बिहेवियर के लिए क्या चाहिए, एक स्टिमुलस चाहिए। यदि कोई स्टिमुलस नहीं आता है तो वो रेस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो पहला काम है, जो कि लिविंग सिस्टम का सबसे बड़ा ये भी है, फीचर भी है, कि वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति वो रेस्पॉन्ड करता है। तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा हमारे अंदर सिस्टम है एनिमल के अंदर, ज्यादातर एनिमल जो हाइयर एनिमल है, जिसके थ्रू वो स्टिमुलस को गेन करता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद जैसे कि हमारे पैर में यदि कोई कांटा चुभ जाए, तो देख तो कितने जोर से रिफ्लैक्स होता है, तुरंत नर्वस सिस्टम पैर वहां से उठ जाता है। तो कोई खतरा हो तो पूरा बॉडी अलर्ट हो जाता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम को बिहेवियर को मेंटेन करने में बहुत ही मदद देता है। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम, कोई भी एक्टिविटी शो करना है तो क्या होगा, बिना मसल्स के नहीं होगा। यदि हाथ की है मूव कर रहे हैं, पैर भी मूव कर रहे हैं, कोई भी एनिमल अपना बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करेगा, तो किसके थ्रू करेगा, मस्कुलर सिस्टम के थ्रू करेगा। सो अगेन द मस्कुलर सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम which is necessary to manifest the behavior. अब हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। ऑब्वियसली स्केलेटल सिस्टम किसमें मदद करता है, तो लोकोमोशन में, मूवमेंट में। ठीक है, एक सर्टेन ये प्रोटेक्शन लेवल भी शो करता है। सो स्केलेटल सिस्टम इसके बाद आएगा। और एक और है इंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे बॉडी में या एनिमल, ज्यादातर वर्टिब्रेट के बॉडी में दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो ज्यादातर बाहर के स्टिमुलस को और अंदर के स्टिमुलस को गेन करता है और वो ब्रेन को सीधा सीधा देता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है जो हार्मोन के थ्रू होता है, थोड़ा वो स्लो होता है। तो
वहां पर कौन काम करता है? इंडोक्राइन। ध्यान रहे, इंडोक्राइन भी किससे रेगुलेट होता है? अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम किससे रेगुलेट होता है? तो ये इन्वायरमेंट से। ये है। और तो ये दो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो बाहर से कम्युनिकेट करेगा और भीतर में सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से वो कम्युनिकेट करेगा और एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड देगा किसको? तो मसल्स को और स्केलेटल सिस्टम को, कि जहां पर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी शो करे। हालांकि इंडोक्राइन सिस्टम और भी सेलुलर लेवल पे सेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी है क्या? सो द स्टडी ऑफ सिंपली बिहेवियर। जहां भी जिस भी साइंस में बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, किसी भी एनिमल का या कोई स्पेसिफिक एनिमल का या ग्रुप ऑफ एनिमल का, तो वो क्या हो जाएगा? सो दिस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन वेरियस पर्सपेक्टिव। अब ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि जिसके द्वारा हम उसको स्टडी करते हैं। एक तो सिंपल है कि बायोलॉजिकल स्टडी, कि उसका क्या बायोलॉजिकल फीचर है, किसी बिहेवियर का कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से बिहेवियर कर रहा है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कंपेरेटिव स्टडी, कि कोई बिहेवियर है तो एक पर्टिकुलर स्पेसीज में किस तरह का बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट, वही स्टिमुलस के अगेंस्ट दूसरा स्पेसीज किस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है। तो इन द कंस्ट्रेंट ऑफ फीडिंग, सेक्स और पेरेंटल केयर, तो हम देख सकते हैं कि फीडिंग बिहेवियर अलग अलग और स्पीसीज का अलग ढंग का होता है। सेक्सुअल बिहेवियर अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होता है। उसी तरह से पेरेंटल केयर भी अलग होता है, बर्ड्स का अलग होगा, एम्फीबियंस का अलग होगा, ह्यूमंस का अलग होगा, अदर वर्टिब्रेट्स के अलग टाइप के होंगे। सेक्सुअल बिहेवियर सभी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये सारा जब हम एनिमल बिहेवियर को और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन होगा। इसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशनरी स्टडी, कि इसका इवोल्यूशनरी कैसे ये इवॉल्व हुआ। ये जो कोई बिहेवियर है वो एक्चुअल में इवॉल्व कैसे किया, क्योंकि बिहेवियर का इवॉल्व होने में सराउंडिंग और आसपास में अदर कम्युनिटी किस तरह से उसके साथ एसोसिएटेड है, उसके हिसाब से बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, कि कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, कि कौन न्यूरॉन काम कर रहा है, कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, वहां पर उस चीज के मैकेनिज्म को समझा जाता है कि बिहेवियर एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। उसके बाद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है। फंक्शन का मतलब है कि क्या उसका पर्पज है। कोई भी बिहेवियर है तो जरूर उसका कोई ना कोई पर्पज होगा, बिना पर्पज का कोई बिहेवियर नहीं होता है। तो हम उसके फंक्शन को यहाँ स्टडी करते हैं और फिर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर के का एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी रिसर्च करते हैं। ठीक है। फिर रिसर्च से हमें न्यू फाइंडिंग पता चलता है और फर्दर हम उस चीज़ों को और ज़्यादा डिफाइन करते हैं, ज़्यादा एनहांस करते हैं। तो इस तरह से इथोलॉजी इज द जस्ट ए सिंपल स्टडी ऑफ बिहेवियर, जिसमें कि बहुत सारे एस्पेक्ट है, कि बायोलॉजिकल या कंपेरेटिव, इवोल्यूशनरी, मैकेनिकल एंड मैकेनिज्म एंड फंक्शन एंड रिसर्च। अब एक और टर्म है कॉल्ड द एनिमल इकोलॉजी। इकोलॉजी सभी को पता है कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी बायोटिक फैक्टर जो होता है, कम्युनिटी जो होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर जगह पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ के सराउंडिंग से, जो भी आसपास पेड़ पौधे या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ जिस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, वो इंटरेक्ट कैसे करता है, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं इकोलॉजी। उसी स्टडी को, कि हाउ इंटरेक्ट के ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग्स, विद देयर एनवायरमेंट्स, तो उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। यदि हम केवल एनिमल पे स्पेसिफिक हो जाए कि एनिमल कैसे इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट से, हम उसको बोलेंगे एनिमल इकोलॉजी। इट्स वेरी सिंपल। इकोलॉजी का हमें मतलब पता है, तो यदि हम केवल एनिमल को फोकस करते हैं तो हमारा एनिमल इकोलॉजी बन जाता है। उसी तरह से एक दूसरा टर्म है बिहेवियरल इकोलॉजी, यानी यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है एक एनिमल का या एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है। पहली बात, ये इंटरेक्शन का क्या पर्पज है, यानी सर्वाइवल को कैसे ये प्रमोट करता है, कैसे सर्वाइवल को और ज्यादा बढ़ाता है, कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। तो यदि इस तरह का एस्पेक्ट लेकर हम स्टडी करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी है। तो ये टर्म्स कुछ हैं जो कि हमेशा याद रखनी चाहिए, एनिमल इकोलॉजी एंड बिहेवियरल इकोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंस, बहुत इसमें इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट का रोल है, जिसको कि एनिमल बिहेवियर को डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा
रोल रहा है। सो दे आर द पायनियर्स इन द इथोलॉजी। पहला नाम आता है इवान पावलोव। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, डॉग पे किया है। तो ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने काम किया था डॉग पर। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा, अभी भी तक है। इन्होंने क्या किया कि डॉग को डॉग को क्या दिया जाता था कि उनको फूड देता था। ठीक है, कि मान लीजिए कि डॉग है, ठीक है, तो डॉग को वो फूड देता था। ठीक है, डॉग को वो फूड देता था और साथ में बेल बजाता था, साथ में वो बेल बजाता था। तो उन्होंने क्या किया, फूड को बेल के साथ जोड़ दिया। जब भी फूड दे तो उसको क्या साथ में घंटी भी बजाए। अब उन्होंने क्या किया कि फूड को नहीं देकर केवल घंटी बजाया, तो इसका जो सैलिवा है वो सैलिवा निकलना शुरू हो गया, क्योंकि फूड को देके क्या होता है, लार निकलता है, सैलिवा निकलने शुरू हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो आदत लगाया कि फूड के साथ किसको एसोसिएट कर दिया, बेल को। ठीक है, और अब क्या किया कि फूड को दिए बिना वो केवल घंटी बजाता था, बेल बजाता था, और उसमें क्या होता था, रेस्पॉन्स क्रिएट हो जाता था डॉग में, कि वो उसमें सेलेवा सिक्रेट होने लगता था। तो ये भी एक तरह का बिहेवियर है। जब हम लर्न बिहेवियर देखेंगे तो उसमें एक एसोसिएशन किस तरह से होता है, एक बिहेवियर का, एक स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस के साथ। ये एक स्टिमुलस है फूड और दूसरा स्टिमुलस है बेल, तो दोनों को जोड़ लिया गया। ठीक है, कई बार हमारे साथ होता है कि हम घड़ी देख के हमें भूख लग जाता है, कि नहीं 1 बज गया तो हमें भूख लग जाती है, 12 बजे जिसको। तो अभी हम देखें कि किस तरह से डॉग का एसोसिएशन फूड के साथ और बेल के साथ की जाती है। और इसी तरह का एसोसिएशन हम लोगों के साथ भी होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें भूख लग जाती है, कि 1 बजे हम खा रहे हैं, तो हमेशा घड़ी देख के एक थोड़ा सा भूख का एक आ जाता है हमारे इसमें। तो उसी तरह से डॉग को जब घंटी के साथ एसोसिएट किया गया, तो बिना फूड दिए यदि घंटी बजाया जाता था तो उसके मुंह में सेलेवा आ जाता था। तो ये बहुत ही एक फेमस, यहाँ से कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लू मिलना शुरू हुआ बिहेवियर के विषय में। तो ये एक इनका काम था, इवान पेवलोव का। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कॉनरेड लोरेंज। ठीक है, कॉनरेड लोरेंज, ये फिजिशियन, जूलॉजिस्ट एंड कंपैरेटिव एनाटोमिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ इथोलॉजी, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है, जिसकी वजह से बहुत ही टर्निंग पॉइंट आया एनिमल बिहेवियर के साइंस में, और उसका एक एस्टेब्लिशमेंट और उस पर रिसर्च होना शुरू हुआ। तो इन्होंने बहुत ही काम किया था, विभिन्न एस्पेक्ट्स पे काम किया था, तो इसलिए तो इनको एक फादर ऑफ इथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसकी वजह से बहुत ही पॉपुलर रहे। और वो था जिसकी, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से इनको बोला गया था फॉस्टर मदर ऑफ डक। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो एक हैबिट होता है, एक बिहेवियर होता है, इम्प्रिंटिंग। यदि कोई भी एनिमल का जब बर्थ होता है उसके यंग का, तो बर्थ के टाइम में यदि जिसको पहले वो देखेगा, मान लीजिए कि कोई एग है और हैच हो रहा है हैन का या डक का, और यदि उस जब जिसमें हैचिंग हो रहा हो, ठीक है, डकलिंग बाहर आ रहा हो एग से, उस टाइम में यदि उसका मदर वहां होता है तो मदर को वो रिकॉग्नाइज करेगा, पूरी जिंदगी भर उसी के पीछे चलेगा। ये इम्प्रिंटिंग होता है। यदि वहां पर तुम हटाकर एक बॉल रख दो, तो वो इसके पीछे चलना शुरू कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, कॉनरेड ने क्या किया कि उन्होंने जब हैचिंग हो रहा था तो उन्होंने मदर डक को हटा दिया, और वो खुद वहां पर मौजूद रहा। तो जिसकी वजह से जितने भी डकलिंग थे वो किसको ऑब्जर्व किया, वो साइंटिस्ट को ऑब्जर्व किया, वो लॉरेंज को ऑब्जर्व किया। अब वो क्या है कि वो लॉरेंज जहां जाए उसके पीछे, तो ये लॉरेंज जहां भी जाए उसके पीछे क्या है, डकलिंग भी चलना शुरू करे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे जो डकलिंग्स है वो उसके पीछे चलना शुरू होता है। तो ये बहुत एक फेमस है, जो कि आप गूगल पे इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। तो वो आगे आगे चल रहे हैं और उसके पीछे डकलिंग चल रहा है, इसलिए उन्होंने नाम दिया गया फोस्टर मदर ऑफ डक। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है कार्ल वॉन फ्रिस। इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिस्ट थे,
और इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम किया था, कम्युनिकेशन बिहेवियर पे काम किया था। स्टडी कम्युनिकेशन अमॉन्ग बीस की बी में एक होता है, डांस होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का डांस होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करता है। तो जिसमें केमिकल और विजुअल सेंसर का मदद होता है। तो इस रिसर्च के बाद, इस फाइंडिंग के बाद इंसेक्ट में ये बहुत सारा और भी फाइंडिंग आउट हुआ, जो कि वो केमिकल के थ्रू और विजुअल सेंसर के थ्रू कम्युनिकेट करता था। तो इन्होंने चूंकि बी पे काम किया था इस, और ये बेस बना जिसकी वजह से आगे बहुत सारे सोशल बिहेवियर जो इंसेक्ट्स में होता है उसका फाइंडिंग हुआ, उसके मैकेनिज्म का फाइंडिंग हुआ। तो ये थे कार्ल वॉन फ्रिश। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है निकोलास, या निको भी इसको बोलते हैं निक नेम में। सो टिनवर्जेन, निकोलास टिनवर्जेन, इन ये डच इथोलॉजिस्ट एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे थे, और इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी भी बोलते हैं। जो एक अभी जो उस बहुत डेवलप होने के बाद जब मॉडर्न में नई चीजें आनी शुरू हुई, नए एस्पेक्ट्स आने शुरू हुए, तो उनपे इन्होंने बहुत काम किया था। तो इन्होंने इसलिए इनको फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक काम किया था, इसमें से बहुत सारे काम किया था, बट इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, सो कॉटिंग एंड मैटिंग बिहेवियर ऑफ फिश। स्टिकल बैक फिश होता है, सो उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है, सेक्सुअल बिहेवियर या मेटिंग बिहेवियर, कि फीमेल जो होता है वो बहुत एक नेस्ट तैयार करता है। फीमेल एक नेस्ट तैयार करता है, ठीक है। तो जो फीमेल फिश होता है वो नेस्ट तैयार करेगा, फीमेल फिश एक नेस्ट तैयार करता है, और जो सॉरी मेल जो होता है वो नेस्ट तैयार करेगा, और ये फिर फीमेल को वहां पर धीरे धीरे बुलाएगा, ठीक है, मतलब ल्यूर करेगा, उसको परस्यू करेगा, धीरे धीरे उसको यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा, और जब ये फीमेल इसके अंदर चला जाता है तब यहाँ पर वो मेटिंग करता है। तो फीमेल भी बहुत ही इसमें सेलेक्टिव चूज करता है कि किसका नेस्ट बढ़िया है, किसका जो ये जो उसको कॉल करता है, वो कॉलिंग में क्या कितना अच्छा है, उसके हिसाब से वो उसको। तो इसके बहुत सारे बिहेवियर पे उन्होंने काम किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इथोलॉजी के फाउंडर तीन साइंटिस्ट को माना जाता है कलेक्टिवली फाउंडर्स ऑफ इथोलॉजी। इसमें कार्ल वॉन फ्रिश, कॉनराड लॉरेंस, जो भी देखे तीनों का नाम, एंड निकोलास टिनवर्जेन। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, पायनियर रहे इम्यूनल बिहेवियर के लिए। और इन तीनों को कलेक्टिवली जो इक्वली नोबेल प्राइज दिया गया इस एनिमल बिहेवियर के ऊपर काम करने के लिए 1973 में। इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एनिमल बिहेवियर को डेवलप करने में, एस्टेब्लिश करने में। इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट को कहा जाता है द फाउंडर्स ऑफ इथोलॉजी। अब है कि इथोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, कौन कौन से एस्पेक्ट पे स्टडी किया जाता है। ये डिफिनेशन में भी हम लोगों ने इसको देखा है, इसको बस एक समराइज के रूप में देख लेते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट है। तो पहला एस्पेक्ट है कि एवोल्यूशनरी इस एस्पेक्ट होता है कि ये देखा जाता है कि कैसे इवॉल्व हुआ कोई भी बिहेवियर। इवॉल्व होने के लिए पूरा सराउंडिंग, पूरा उसका किस किस के साथ इंटरेक्शन होता है, इसके हिसाब से प्रे 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 और प्रेडेटर का रिलेशनशिप है, या अदर टाइप के एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह से बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है। सो व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ बिहेवियर, इसमें ये देखा जाता है कि ओरिजिन क्या है बिहेवियर का। सो स्पेसीज ऑफ सेम एंसेस्ट्री माइट शो द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर, ये भी देखा जाता है कि यदि उसका एंसेस्टर सेम है तो उसका जितना भी ब्रांच निकलता है, उसके जो स्पेसीज होते हैं उसमें भी उस टाइप के बिहेवियर मिलता है। तो इस तरह से हम इवोल्यूशनरी स्टडी भी कर सकते हैं बाय द स्टडी द थ्रू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनिमल। एनिमल का यदि बिहेवियर सेम हो तो ये गेस किया जा सकता है कि इसका कहीं ना कहीं एक लिंकअप है इसके कॉमन ओरिजिन पर। इसके बाद हम देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये बिहेवियर धीरे धीरे कैसे डेवलप करता है थ्रू आउट लाइफ डिफरेंट कंडीशन में। क्योंकि ये ऐसा देखा जाता है कि एक एनिमल को एक कंडीशन में रखा जाए तो वहाँ उसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, और यदि किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रखा जाए तो वहाँ पे बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस पर भी काम किया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या उसका क्या मैकेनिज्म है। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि एक लेबोरेटरी में यदि किसी एनिमल को ग्रो किया जाए तो वहाँ उसका जो बिहेवियर होता है और जो नेचुरल हैबिटेट में जो बिहेवियर होता है, जैसे जू में हो उसका बिहेवियर अलग होगा, वही चीज उसको जंगल में छोड़ दो तो उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ज्यादा वाइल्ड होगा, ज्यादा नेचुरल होगा। तो इस तरह से देखा जा सकता है।
तो इसी तरह से जो हमारे ह्यूमन बीइंग में जो एक डिफरेंट पर्सनालिटी डेवलप होता है अलग अलग एनवायरनमेंट में, डिफरेंट पर्सनालिटी जो डेवलप कर जाता है, उसमें भी इसका रोल होता है कि यदि हम इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से वो डेवलप करता है, तो इसका पूरा अपने आप में साइंस है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस सिग्नल। कोई भी बिहेवियर का सबसे पहला चीज क्या होता है, कोई जो इनिशिएट होगा कोई भी बिहेवियर, तो किसके थ्रू होगा, तो स्टिमुलस, स्पेसिफिक स्टिमुलस चाहिए तभी वो, और एग्जैक्ट उसका जो सिग्नल होगा एक सर्टेन टाइम पर भी होना चाहिए। सो इसमें ये स्टडी किया जाता है कि ये ट्रिगर कैसे होता है, कोई भी बिहेवियर कैसे ट्रिगर होता है। जैसे कि जैसे अभी डॉग को फूड दिखाया गया तो उसमें सलेवा आने लगा, तो ये किस किसके थ्रू हमारे ब्रेन में गया, कैसे, कहाँ, क्या मैकेनिज्म था, कैसे स्टिमुलस ने उसको ट्रिगर किया, तो ये पूरा इस पे जब हम इसका स्टडी करते हैं तो वो इसका एक एस्पेक्ट है एनिमल बिहेवियर का। और एक है एडेप्टिव बिहेवियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनिमल को किस में मदद करता है, सर्वाइवल में मदद करता है और उसके रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी में भी मदद करता है। जो जितना ज्यादा फिट होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो ये दोनों, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और इसका जो पर्पज होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, उसका जीन दूसरे जनरेशन में ज्यादा जाएगा, और उसका जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहेगा, ज्यादा सर्वाइव करने के इसमें चांसेस में रहेगा। सो बिहेवियर हेल्प्स एनिमल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली। ये एडेप्टिव बिहेवियर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है। इस तरह के बहुत सारे बिहेवियर हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए है कि देखते होगे कि यंग जो होता है, बहुत सारे स्पेसीज के जो बच्चे जो यंग्स होते हैं, वो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है वो बहुत खेलेगा कूदेगा, जैसे पपी हुआ, तुम देख सकते हो, कोई भी जानवर का बच्चा तुम देख लो, तो क्या होता है वो बिल्कुल खेलते रहेगा, एक दूसरे से लड़ते रहेगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी भी लॉस होता है, और उसमें थोड़े बहुत खतरे भी हैं कि थोड़ा खरोच लग जाए, कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी इस पे क्या होता है, इस तरह का बिहेवियर वो शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये उसको लर्निंग पीरियड है, वो उसको सिखाया जाता है, क्योंकि आगे उसको इससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज आने वाला है नेचुरल वर्ल्ड में। तो वो बचपन से ही उसको इस तरह से, तो ये एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में अपने आप को ज्यादा फिट कर रहा है। तो इसलिए, तो ये फाइनली क्या है कि वो एडेप्टिव बना रहा है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिहेवियर। इसका हम डिटेल में अलग अलग देखेंगे बाद में, कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, दो टाइप के बिहेवियर्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सबको शायद पता होगा। ये इनेट बिहेवियर और एक दूसरा है लर्न बिहेवियर। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बस एक एलिमेंट्री आइडिया ले लेते हैं, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इस पर एक कंप्लीट एक डिस्कशन होगा, एक, और इस पर एक कंप्लीट डिस्कशन होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे, जब भी टाइम हमको मिलेगा तो हम धीरे धीरे इसको करते जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि इनेट बिहेवियर क्या है। पहला काम, कि ये जो रिस्पॉन्स होता है इसमें कोई लर्निंग का कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये बाय बर्थ इसको मिला हुआ है। इस टाइप का बिहेवियर क्या होता है कि बर्थ लेते ही थ्रू आउट लाइफ उसमें वो होगा, उसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं होती, वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही बिहेवियर करेगा। और ये कहाँ से रेगुलेट होता है, जेनेटिक लेवल से रेगुलेट होगा। ये स्टेरियोटाइप्ड होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो बिहेवियर होता है फिक्स्ड होता है, हर बार जो स्टिमुलस रहेगा, एक टाइप का स्टिमुलस रहेगा, उसके रिस्पॉन्स में एग्जैक्ट सेम टाइप का रिस्पॉन्स देगा हमेशा। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ और दिया रिस्पॉन्स, दूसरी बार कुछ और रिस्पॉन्स दिया, ऐसा नहीं होगा, हमेशा फिक्स्ड रिस्पॉन्स रहेगा। तो जैसे वर्ड सॉन्ग हुआ या फूड कैप्चरिंग बिहेवियर हुआ, तो ये बिल्कुल सिखाना नहीं पड़ता है। बर्ड बर्थ लेने के साथ ही धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा, वो इनबिल्ट है, जेनेटिकली इनबिल्ट है कि वैसे ही उसका सॉन्ग निकलेगा, कोई और सॉन्ग निकल नहीं सकता, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, कोई लर्निंग नहीं है। बट बाय बर्थ वो इंस्टिंक्ट है कि वो आएगा, बाय बर्थ, इंस्टिंक्ट भी नहीं है, बाय बर्थ है। इसमें और भी बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, जैसे कि टेक्सेस, काइनेसिस, रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो इसका हम डिटेल में हम देखेंगे। जैसे टेक्सेस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर दिशा में मूव करना। जैसे यहाँ पे यहाँ पर मान लीजिए कि चींटी है, एंट है, और यहाँ पे हम शुगर रख देते हैं, तो ये, या कोई अमीबा है, या और यहाँ पे हीट रख दें, तो क्या करेगा, इससे दूर भागेगा। तो या तो उस स्टिमुलस के करीब जाए या उससे दूर भागे, तो वो टेक्सेस होता है। और काइनेसिस क्या होता है कि किसी स्टिमुलस के कारण वो क्या हो जाए, उसका स्पीड
बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, या रेंडमली मूव करने लगे, तो यहाँ पर मूवमेंट चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है, रेट ऑफ मूवमेंट चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या तो दूर जाएगा या तो पास आएगा। इसमें क्या होता है कि, तो इसका मतलब है कि टेक्सेस और काइनेसिस कई बार एक साथ भी हो सकता है। रिफ्लेक्सेस है कि अचानक कुछ ऐसा हुआ, जैसे रिफ्लेक्सेस हमारे इसमें बहुत होता है। मान लीजिए कोई आग को ऐसे छूते हैं तो अचानक हमारा हाथ ये हो जाता है, कोई अचानक कुछ पिन चुभ गया पैर में या कहीं पर, तो क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है, अचानक हाथ या पैर को हम हटा लेते हैं। सो इस टाइप के रिफ्लेक्सेस क्या है, ये बाय बर्थ मिलता है, सो इनर बिहेवियर में सब आता है। इसके बाद है लर्न बिहेवियर, यानी जो एक्वायर्ड होता है थ्रू द लाइफ, और ये इसके लिए क्या होता है, ये धीरे धीरे अडेप्ट करता है विथ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे किसी इंसिडेंट का उसको एक्सपीरियंस होगा, उसका नेक्स्ट बिहेवियर जो जो होगा वो थोड़ा मॉडिफाइड होगा, ज्यादा एनहांस होगा उस चीज के प्रति। तो ये चेंज होता है, यानी इस तरह का बिहेवियर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ज्यादा प्रॉपर हो रहा है, ज्यादा परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेगा वैसे वैसे उसका बिहेवियर भी चेंज होता जाएगा। तो लर्निंग, इसका मेन चीज क्या होता है कि लर्निंग। सो लर्निंग इज द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, कोई भी चीज घटा उसके साथ, ठीक है, उसको क्या करता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है, और उसको फिर प्रोसेस करता है, उस चीज को एनालाइज करता है, उस एक्सपीरियंस को, एंड टू मॉडिफाई बिहेवियर, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर लेता है। तो इस तरह से लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ये बिहेवियर डेवलप करता है, इसलिए इसको लर्न बिहेवियर बोलते हैं। तो इन दिस बिहेवियर ए सिचुएशन इज एनालाइज्ड और फॉर्मुलेटेड, यानी अब जब एक बार एक्सपीरियंस हो गया, दो बार एक्सपीरियंस हो गया, तो जब दोबारा यदि वो चीजें घट रही हैं, तो अब उस चीज को क्या कर रहा है, वो अच्छे से एनालाइज करके पिछले से ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देगा। हमारे साथ ही कोई खतरा होता है या कुछ चीजें हम भाप लेते हैं या पहले से एक्सपीरियंस रहता है, तो हम इजिली उस चीज को ओवरकम कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। उसके बाद है एबिलिटी टू फॉर्मुलेट न्यू रिस्पॉन्स टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो लाइफ में होता है हमेशा एक नई समस्याएं आती है, तो यदि लर्न बिहेवियर ना हो, यदि ये एबिलिटी हमारे पास नहीं हो या किसी एनिमल के पास नहीं हो कि वो नए सिचुएशन को कैसे एनालाइज करके उसको सॉल्व कर सके, तो ह्यूमन बीइंग में ऑब्वियसली ये कैरेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है, एनिमल में भी कहीं ना कहीं ये चीजें कम ज्यादा होता है। ऑब्वियसली ह्यूमन में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है ये चीजें। सो 10 डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर ए सेम स्टिमुलस। अब यहाँ क्या होगा कि बिहेवियर फिक्स नहीं होगा, क्या होगा, चेंज होगा। उसमें क्या था, स्टेरियोटाइप था, इसमें क्या था, डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर सेम स्टिमुलस। स्टिमुलस सेम रहेगा लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कि कैसे उन्होंने इसको एनालाइज किया है, और पिछला अनुभव उसका कितना है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो द लर्न बिहेवियर में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होता है। अब है टाइप्स ऑफ लर्निंग, हम इसके बारे में डिटेल करेंगे, यहाँ पे बस खाली देख लेते हैं। एक होता है हैबिचुएशन, फिर होता है कंडीशनिंग, एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें कि पनिशमेंट या रिवार्ड, जैसे अभी डॉग का देखे थे कि उसको फूड दिया जाता था, तो उसके लिए क्या है, वो एक रिवार्ड है। मान लीजिए उसको छड़ी लगाते हैं कि ये करो और नहीं करोगे तो तुमको पीटेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि या तो पनिशमेंट मिलेगा या रिवार्ड मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। उसी तरह से इसमें भी जैसे कि दो तरह का कंडीशनिंग होता है, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, यानी रिफ्लेक्स टाइप का चीज होता है, कंडीशन रिफ्लेक्स। और एक होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि हिट एंड ट्रायल, वो ट्रायल एंड एरर करके कोई चीज सीख रहा है। बहुत सारे जानवर में होता है, हम लोग में होता है, हम कोई चीज को एक ट्रायल और एरर करके हम सीख लेते हैं। तो ये, उसके बाद है लेटेंट लर्निंग, यानी कि बहुत सारा ऐसा लर्निंग है जो हम लोग इंटेंशन नहीं होता है सीखने का, बट अनकॉन्शियसली हमारा माइंड उसको सीख लेता है। बच्चे को देखना ज्यादातर होता है, बच्चे को हम सिखाते भी नहीं, तो बहुत बातें वो सीख लेता है, और अचानक कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बिहेवियर शो हो जाता है, और हमें आश्चर्य होता है कि ये हमको सिखाए भी नहीं थे और उन्होंने वो कर दिया। तो वो एक लेटेंट बिहेवियर होता है जो सब कॉन्शियस में होता है, कि कोई चीज देख के, कोई ऐसा चीज देख के अचानक उसके दिमाग में वो चीजें अंदर घुस जाता है, सबकॉन्शियस में रिटेन हो जाता है, और वो समय पड़ने पर वो बिहेवियर शो होता है। तो इसको बोलते हैं लेटेंट, यानी डोरमेंट है जो इनसाइट है। इनसाइट लर्निंग, इनसाइट सबसे ज्यादा ह्यूमन में होता है, यानी कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है और अचानक उसको एक सॉल्यूशन समझ में आ गया, ओ ऐसा करेंगे तो होगा, ठीक है। तो ये इंसाइट होता है, कहते कहता है कि प्रॉब्लम है, बहुत लोग नहीं समझ पाए, कोई इसमें से एक था, उसको एक अचानक कुछ ऐसा ख्याल आ जाता है कि नहीं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज द इनसाइट लर्निंग।
इम्प्रिंटिंग अभी जो वही बताए थे कि मदर जब किसी यंग का जन्म होता है तो उस टाइम में मदर यदि सामने रहे या कोई भी चीज सामने रहे तो उसके पीछे वो पहला इम्प्रिंटिंग होता है, उस चीज को वो बिल्कुल फोकस कर लेता है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है कि ऑब्जर्व करके सीखा जाता है उसके बिहेवियर को। जैसे खासकर बच्चों को आप देखना कि होता क्या है कि जिस तरह से लड़कियों को देख लो, तो लड़कियां एक लड़कियों की तरह बिहेवियर शो कर देती है। इसका मतलब है कि वो लड़कियों को देखा, वो कैसे कपड़े पहनती है, कैसे वो श्रृंगार करती है, तो वो सारा देखने के बाद देखना कि लड़कियां जो होती है बच्चे में ही सभी सीख जाती है, बस ऑब्जर्व करके। उसको कोई बहुत ज्यादा सिखाया नहीं जाता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन। तो हम इसका डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका तो फाइनली हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। थैंक यू। आगे हम लर्न और एडेप्टिव बिहेवियर हम देखेंगे। तो एक बाय बर्थ से मिलता है इनेट बिहेवियर, और एडेप्टिव बिहेवियर हम लास्ट में देखेंगे। सो थैंक यू।